हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं नागरिकता सिटीजनशिप। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1। उसमें 4 आर्टिकल थे। आर्टिकल 1 कहता था कि भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑफिशियल नेम बताए गए थे भारत और इंडिया। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश कैसे होगा, संसद करेगी या कोई और करेगा, तो संसद करेगी। आर्टिकल 3 में संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, नाम, क्षेत्र, आकार और सीमाओं में परिवर्तन दिया गया था कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत हम कैसे राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और कैसे इनकी सीमा बना सकते हैं, इनके नाम बदल सकते हैं, इनकी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया था। आर्टिकल 4 में ऐसी कोई भी विधि जो 2 और 3 को संशोधन करती है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, केवल एक कानून पास करके वो नियम बन जाएगा। इसके बारे में बताई गई थी। एक बात और करनी थी, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हो, कोई नॉलेज दे रहा हो या किसी परीक्षा में काम आ रहा हो, वैसे तो ये हर परीक्षा के लिए यूपीएसएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूकेएसएससी, यूपीएसएससी की बात कर रहे हैं या यूपीएससी की बात कर रहे हैं, उन सब में बराबर काम आता है। अग्निवीर में काम आता है, एसएससी में काम आता है। लेकिन आपको लगता है कि नॉलेज दे रहा है मैं, या आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात कर रहे हैं नागरिकता की। तो नागरिकता बात करता है, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक देशी नागरिक होते हैं, एक विदेशी नागरिक होते हैं। देशी नागरिक स्थायी रूप से भारत के होते हैं और विदेशी नागरिक अस्थायी रूप से होते हैं। जो यहाँ घूमने आते हैं वो विदेशी नागरिक वो भी हैं, लेकिन 2 टाइप के होते हैं नागरिक, देशी और विदेशी। देशी स्थायी रूप से होते हैं, विदेशी अस्थायी रूप से होते हैं। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता क्या होगी हमारी। डोमिसाइल बेस बॉर्न इन इंडिया 5 ईयर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5 साल पहले जो भी भारत के अविभाज्य भारत के नागरिक थे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। यानी कि संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उससे 5 साल पहले तक जो भारत के नागरिक थे वही भारत के नागरिक कहलाएंगे। भारत के संविधान के प्रारंभ होने से 5 साल पहले यानी कि 26 जनवरी 1945 तक के से जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत के नागरिक कहलाएंगे। जो भारत में रह रहे होंगे उस समय 26 जनवरी 1945 को से जो भारत में रह रहे हैं वही भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये कहता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। माइग्रेट टू इंडिया, जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, जो भारत से पाकिस्तान गए 1947 में, वही लोग पाकिस्तान से भारत भी आते हैं या जो पाकिस्तान में थे वो भारत आते हैं। तो लिखा है यदि उनके माता पिता में से कोई एक या उनके पितामह या उनके पितामही में से एक कोई भारत शासन अधिनियम 1935 से परिभाषित था या भारत में जन्मा था तो भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत उनके माता पिता में से एक या पितामह पितामही में से एक या वह स्वयं भी भारत का नागरिक था तो भारत का ही नागरिक समझा जाएगा। बी में वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में आ गया हो। ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हों। कोई पाकिस्तान में था तो भारत में आ गया हो तो यहाँ भारत क्षेत्र में निवास कर रहा तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों को ही भारत का नागरिक समझा जाएगा। वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में आया है, अगर उसके बाद आया है 19 जुलाई 1948 को, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर लिया गया हो तो वह परमिट व्यवस्था द्वारा उसको नागरिकता दी जाएगी।
तो परमिट व्यवस्था बनाई गई है हमारे भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए जो पाकिस्तान से भारत में आए 19 जुलाई 1948 के बाद उनके लिए परमिट व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 7 में क्या दिया गया है? पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान जो चले गए, अगर वो माइग्रेट टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 बट रिटर्न अंडर परमिट रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न। अगर 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर 19 जुलाई 1948 को भारत में आ गए या उसके बाद भी वो भारत में आते हैं तो उनको परमिट से आना पड़ेगा, तो भारत के नागरिक ही समझे जाएंगे। या अगर वो पाकिस्तान में परमानेंट रह रहा है 1948 के बाद भी, तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 8 में क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार या विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो भारत को छोड़कर चले गए हैं, वो विदेश में रहते हैं, तो भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। ही वॉज बॉर्न पेरेंट या उनके ग्रैंड पेरेंट, उनके पिता माता या पितामह पितामही में से एक कोई अगर भारत की नागरिकता थी उनकी, तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर वो विदेश में रह रहा है, यदि वह स्वयं भी या उनके माता पिता में से कोई एक, पितामह पितामही में से एक, अगर कोई भारत में रह रहा था, तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, कहता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, नो ड्यूल सिटीजनशिप। तो इसकी बात करता है दोहरी नागरिकता नहीं दी जाएगी किसी को। अगर वो विदेश में बस गया है तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी, सिर्फ ड्यूल सिटीजनशिप उसको नहीं मिलेगी, तो एक ही जगह की नागरिकता मिलेगी उसको। आर्टिकल 10 बात करता है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। इट डीम्ड टू बी अ सिटीजन। नागरिक अगर वो भारत का है तो उसके अधिकार क्या क्या होंगे? नागरिकता प्राप्त करने के आधार। कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा नागरिकता, बाय बर्थ। अगर उसका जन्म भारत में ही हुआ है संविधान लागू होने के बाद, या उससे 5 साल पहले 1945 में उसका जन्म भारत में हो गया, तो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। यानी कि बाय बर्थ उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। अगर वो विदेश में पैदा हुआ है तो उसके माता पिता या पितामह पितामही में से एक अगर कोई भारत का नागरिक था उस समय और वो विदेश में पैदा हुआ है, तो भी भारत का नागरिक हो सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता कहलाती है अगर कोई व्यक्ति 6 महीने के लिए अगर वो भारत में रह रहा है तो अस्थायी रूप से वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है वो। यानी कि पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये अस्थायी नागरिकता होती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन कहते हैं जब भारत में कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, उसको 15 साल हो चुके हैं और लगातार 11 साल से वो भारत में रह रहा है, या लगातार 10 साल से उस पर कोई अपराध नहीं लगा है, कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई मामला नहीं गया है थाने में, तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है उसके द्वारा। अर्जित भूभाग के विलय द्वारा या भूमि विस्तार के द्वारा। अगर अधिकार कर लेता है किसी भूमि पर, तो उस भूमि जहाँ तक भारत का अधिकार होगा, उस भूमि पर रहने वाले व्यक्ति भी भारत के नागरिक होंगे। ये कहता है हमारा 5th नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। ऐसे गोवा, दमन दीव, सिक्किम और पुडुचेरी के लोग थे जिनको हम गोवा से पुर्तगालियों से लाए, दमन दीव, सिक्किम, पुडुचेरी को हम फ्रांस से लाए। तो तरह से हम वहाँ के जो लोग थे भूमि विस्तार द्वारा, क्योंकि भारत के कब्जे में आ गया वो भूमि, तो वहाँ के नागरिक भी भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। आर्टिकल 11 कहलाता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यानी कि संसद ही नागरिकता को समाप्त भी कर सकती है। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार केवल संसद के पास है।
संसद ही इसको बना भी सकती है, संसद ही नागरिकता दे सकती है और संसद ही नागरिकता ले भी सकती है, ख़त्म भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। तो संसद में ही निहित है नागरिकता के अधिकार। नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? रेशन, संन्यास या मर्जी से परित्याग किया जाए। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है? जब संन्यास ले लिया जाता है तो तब, या मर्जी से परित्याग कर दिया जाए, किसी देश की नागरिकता ली जाए तो उससे परित्याग किया जाता है, दोहरी नागरिकता हो जाती है। दोहरी नागरिकता होने के कारण एक नागरिकता छोड़नी पड़ती है तो भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब बर्खास्तगी होता है। किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। अगर किसी देश की नागरिकता हमने ले ली, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ले ली, कनाडा की ले ली, अमेरिका की ले ली, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, स्वतः ही समझा जाएगा कि वो यहाँ की नागरिकता छोड़ चुका है। वंचित किए जाने पर डिप्रीवेशन कहलाता है। कोई फ्रॉड कर लिया हमने, अगेंस्ट एंटी नेशनलिस्ट कर लिया, फर्जी तरीके से या युद्ध के दौरान दुश्मन देश से व्यापार, जो राष्ट्र विरोधी हो, तो या कोई गोपनीय सूचना दे दी हमने हमारे देश की, तो उसको वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। या वो 7 वर्ष से बाहर रह रहा हो, विदेशों में रह रहा हो, कोई सूचना यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को नहीं दे रहा है, तो तब भी उसको 7 वर्ष से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता को वंचित किया जा सकता है। अब एनआरआई कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडियन कौन होते हैं? वर्ष में 182 दिन, 182 दिन या उससे अधिक विदेशों में रहने वाले व्यक्ति को एनआरआई कहा जाता है। वर्ष में 182 डेज अगर वो भारत से बाहर रह रहा है, विदेशों में रह रहा है, तो उसको एनआरआई कहा जाता है। उसको भारतीय पासपोर्ट धारण किया होना चाहिए। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य किसी नियुक्ति पर भारत द्वारा भेजे गए व्यक्तियों को भी एनआरआई ही कहा जाता है, क्योंकि वो सर्विस में गए हैं। सर्विस में गए हैं तो कभी ना कभी तो भारत आएंगे, तो उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है भारत का और एनआरआई घोषित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2011 में एनआरआई को मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा दी गई है। अब वो भी पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदाता लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं और वो वोट भी दे सकते हैं। फार्म 6A होता है के माध्यम से विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण की सुविधा दी गई है। अब बात कर रहे हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है। PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वे व्यक्ति जो स्वयं या जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए, तो उनको PIO कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे व्यक्ति जिनके पास भारतीय पासपोर्ट, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो, वो भारत का मूल नागरिक माना जाता है। ऐसी व्यक्ति, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं होता और सुविधाएं लेने का अधिकार नहीं होता, इनको केवल भारत का मूल नागरिक ही माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक हैं या कभी रहे हैं, वे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। भारत के मूल नागरिक नहीं होंगे अगर वो श्रीलंका के नागरिक हैं, अगर वो नेपाल के नागरिक हैं, अगर वो भूटान के नागरिक हैं, तो भी भारत के मूल नागरिक नहीं माने जाएंगे। एक होता है OCI। OCI कहलाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को OCI कहा गया, जबकि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। अगर उनके देश दोहरी नागरिकता देते हैं तो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। इस तरह से NRI, PIO और OCI के बारे में दिया गया है। ये था हमारा सिटीजनशिप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।